नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में। मैं हूं आपके साथ बैद्यनाथ झा। अब बात रियल एस्टेट सेक्टर की। क्या है इस सेक्टर को बजट से उम्मीद? ये वो सेक्टर है जो देश की जीडीपी में 5% की हिस्सेदारी रखता है। यही वो सेक्टर है जो खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देता है। बावजूद इसके ये सेक्टर हमेशा ही हाशिए पर रहा है। आखिर क्या है वजह और इस बजट से इस सेक्टर को क्या है उम्मीद? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बजट नजदीक है, ऐसे में उम्मीदों के बुलबुले उठना लाजमी है। बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को भी खास उम्मीद है, क्योंकि ये वो सेक्टर है जहां लंबे अरसे से धंधा काफी मंदा चल रहा है। घटती बिक्री और लंबे क्लियरेंस प्रोसेस से परेशान रियल एस्टेट सेक्टर इस साल अरुण जेटली से इंडस्ट्री में नई जान फूंकने के लिए बूस्टर डोज की उम्मीद कर रहा है। बजट से कई एक्सपेक्टेशंस और मैं उम्मीद करता हूँ इस सरकार से कि इन्हें कुछ रेडिकल स्टेप्स लेने होंगे, कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जो इस देश को नए आयाम, नए ऊंचाइयों तक ले जाएं। समय हमारे पास बहुत कम है, हमारी प्रतिस्पर्धा जो है वो चीन जैसे देशों से है और पूरा वर्ल्ड आज इस बजट को, इस सरकार को हिंदुस्तान के लिए देख रहा है, क्योंकि सबको लगता है कि हिंदुस्तान का जो पूरा आने वाला फ्यूचर है वो इस सरकार के नीतियों पर आधारित होगा। मैं समझता हूँ कि इस बार हम सभी की निगाहें वित्त मंत्री जी पर लगी हुई हैं कि वो जो हम लोगों की बहुत पुरानी डिमांड है एज इंडस्ट्री एसोसिएशन भी और एज ए डेवलपर भी, कि रियल एस्टेट को एक इंडस्ट्री का दर्जा मिले, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का दर्जा मिले। तो अगर वो दर्जा मिलता है तो उससे इंडस्ट्री को आगे ग्रो करने में बहुत सहूलियत होगी। और उसके मिलने के बाद जो आज बैंकों की तरफ से जो रियल एस्टेट पर जो लोन थोड़ा स्लोअर मिलता है या थोड़ा टाइट नॉर्म्स हैं वो थोड़े से रिलैक्स होंगे और डेवलपर्स को लोन आसानी से मिल पाएगा। और जो आज के डेट में रियल एस्टेट इंडस्ट्री कैश क्राइसिस से जूझ रही है वो उसको उनको एक सहूलियत मिलेगी। फिलहाल रियल एस्टेट सेक्टर के सामने दो बड़ी समस्याएं हैं, ठप डिमांड और नकदी की तंगी। आने वाले बजट में डेवलपर इसी का समाधान होते देखना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई अहम मांग मोदी के मंत्री अरुण जेटली से डेवलपर्स की है। सबसे बड़ी मांग पूरे सेक्टर के लिए इंडस्ट्री स्टेटस की है, जिससे डेवलपर को लंबे समय के लिए और सस्ता कर्ज मिल सके। तेज अप्रूवल के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस। बजट में जीएसटी को लेकर सफाई लाने की जरूरत है। रिटेल में एफडीआई पर जल्द हो फैसला। रियल एस्टेट सेक्टर में विदेशी निवेश इस सेक्टर की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ घरेलू फंडिंग से बात नहीं बन सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर को एनकरेज करने की जरूरत है हाउसिंग लोन के ऊपर, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के ऊपर। उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बाय वे ऑफ इंटरेस्ट कट और वेरियस अदर टूल्स हमें उसको एनकरेज करना चाहिए। तीसरा एक बहुत बड़ा विजन दिया स्मार्ट सिटीज का, 100 स्मार्ट सिटीज। ये एक ऐसा विजन है जो हमारे कंट्री को एक डिफरेंट माइलस्टोन पर ग्लोबल मैप पे ले जा सकता है। वो कैसे होगा? साथ ही मांग ये भी है कि बजट में इस सेक्टर की लागत को कम करने के लिए कदम उठाए जाएं। रियल एस्टेट सेक्टर की लागत कम होने से घरों की कीमत कम होगी, जिसका सीधा फायदा खरीदार को मिलेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज की डेट में जितना टैक्सेशन हम लोग दे रहे हैं मशीनरी पर और जो हम कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों से, तो उसके लिए अगर उसमें कुछ रिलैक्सेशन आता है तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आज की डेट में जो नया ट्रेंड है, ग्रीन बिल्डिंग जो बन रही है हमारे देश में, वो अभी भी पूरी जो बिल्डिंग्स बन रही है उनका 1% भी नहीं है। सर्विस टैक्स जो हम भरते हैं वो एक्रूअल बेसिस पर भरते हैं, यानी कि आज मैंने किसी के पास डिमांड भेजी कि भाई आपका 50 लाख रुपए का घर आपने लिया, 5 लाख रुपए आपने मुझे दिया और 45 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे 45 लाख रुपए पर टैक्स आज देना पड़ता है। सस्ते घर का सपना और हर किसी को आशियाना नसीब हो, यह इरादा मोदी सरकार का भी है, लेकिन सपने हकीकत में बदलें, इसके लिए पहल की जरूरत है, जो इस बार बजट में होगी या फिर नहीं, इस पर पूरा रियल एस्टेट सेक्टर नजर गड़ाए हुए है। उम्मीद तो खरीदार भी कर रहे हैं इस बजट से। उम्मीद इस बात की कि आखिर सरकार क्या कुछ फैसले लेती है बजट में जिससे उनके घर का सपना साकार हो सके। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार ने अच्छे दिनों का दिलासा देने के साथ ही हर व्यक्ति का घर हो अपना, ये सपना भी सभी को दिखाया था। ऐसे में सपनों का घर खरीदने की आस में बैठे खरीदार टकटकी लगाकर बजट की तरफ देख रहे हैं कि इस बजट में उनके लिए क्या होगा।
आज की डेट में अगर सबसे पहले ये देख लें कि टैक्स में बेनिफिट क्या मिलता है, तो करीब 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है हाउसिंग लोन पे, जो इसका इंटरेस्ट पे किया जाता है। ये अगर देखा जाए तो काफी टाइम से स्टैग्नेट चल रहा है और उम्मीद ये है कि ये अमाउंट बढ़ाई जाएगी ताकि अगेन लोगों को वाकई लगे कि रियल एस्टेट में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें एक टैक्स में बेनिफिट मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ओवरऑल टैक्सेशन पड़ता है या जो एडिशनल कॉस्ट पड़ती है प्रॉपर्टी परचेज पे, तो उसमें सर्विस टैक्स एक पड़ जाता है, वैट अलग पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट अलग पड़ती है। तो एक इंडस्ट्री की एक आउटस्टैंडिंग डिमांड है कि सर्विस टैक्स को इसमें अबॉलिश किया जाए, रियल एस्टेट को उससे छोड़ा जाए। खरीदार उम्मीद कर रहे हैं कि 2022 तक सबके घर के सपने को पूरा करने के लिए टैक्स में रियायत दी जाए, आयकर छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी जाए, बैंक से लोन लेने पर ब्याज दरें कम हो, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फ्लैट्स की खरीदारी पर से सर्विस टैक्स हटाया जाए, साथ ही पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए। 1 साल हो चुका है पावर में, कुछ काफी अनाउंसमेंट्स इन्होंने की थी और ये एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है जब उसको एट ग्राउंड देखते हैं। मेरा व्यू ये भी है कि अगर दिल्ली इलेक्शन में जिस तरह का रिस्पांस आया है, जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल चेंजेस कर रहे थे, वो भी अपने आप में एक इम्पेटस है जहां लोगों को मार्केट में सरकार को इमीडिएटली कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। खरीदारों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि सरकार के जो भी फैसले होते हैं वो डेवलपर्स की सहूलियत तक ही सीमित होते हैं। ऐसे में खरीदार इस बार उम्मीद कर रहा है कि सरकार बदली है तो शायद सोच भी बदले। बजट से तो हमारी शुरू से ही ये एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारे को जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी या अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, ये हमारे को सब लोग इग्नोर करके चल रहे हैं। अब मोदी जी की गवर्नमेंट का ये नारा है 2022 तक सबके पास घर होगा। अब घर होने के लिए देखिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, एक तो है बिल्डर, एक है इसके फंडिंग बैंक की, और तीसरी चीज बायर भी है। इन तीनों की कड़ियों की अगर आप ख्याल रख के चलेंगे तब तो सबको घर मिलेगा। हो क्या रहा है कि ये बैंक के लिए भी ठीक है, बड़े बड़े बिल्डरों के लिए भी ठीक हो रहा है, सब उनकी बात सुनी जा रही है, लेकिन जो बायर है उनको सब लोग इग्नोर करके चल रहे हैं। तो ये सपना कैसे सच हो पाएगा, मेरे को तो लगता नहीं, क्योंकि हमारे लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल के लिए हमारी जो डिमांड है वो कब से चली आ रही है, वो बिल पास ही नहीं हो पा रहा। सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी आज इस बजट से लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो एक रेगुलेटरी बॉडी रियल एस्टेट के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है, ताकि जितने भी इंडिविजुअल या फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हमारे आते हैं या एनआरआई क्लाइंट जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिले, एक रेगुलेटरी बॉडी हो, हर जगह से उनको अलग अलग चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो एक सेंट्रलाइज रेगुलेटरी बॉडी फॉर रियल एस्टेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बजट, जो कि होना चाहिए। बजट के प्रावधान कुछ इस तरह से हों कि जिसका फायदा सिर्फ डेवलपर्स और रियल एस्टेट कंपनी को ना हो, उन लोगों को भी मिले जिनके दम पर सरकार सत्ता में आई है। ये उम्मीद मोदी से है, ये उम्मीद अरुण जेटली से भी है कि जो सपना लोगों की आंखों में अपने घर का पल रहा है वो धरातल पर साकार हो जाए। उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन इंतजार बजट तक का करना ही होगा। लेकिन अगर इस सेक्टर में सुधार लाना है तो वो कौन कौन सी कदम हैं जो सरकार को उठाने ही होंगे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सपने सबको दिखाए गए, चाहे डेवलपर्स हो या फिर बायर्स। इसीलिए मोदी के वित्त मंत्री अरुण जेटली से उम्मीद सभी लगाए बैठे हैं। उम्मीद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पिछले बजट में रियल एस्टेट को लेकर काफी कुछ ऐलान हुआ था। ऐसे में इस बार उम्मीद कुछ बड़े फैसलों की है जिससे डिमांड और सप्लाई में संतुलन बनाया जा सके। अफोर्डेबल हाउसिंग मोदी सरकार की एक नारा रहा है, उसको बूस्ट करने के लिए इनको कहीं पे इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि टिपिकली अगर कोई भी डेवलपर्स होंगे उसमें लो मार्जिन्स पे खेलेंगे। लेकिन होता यह है कि जितना कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हमने देखा है कि प्राइसिंग में जो अप एंड डाउन चलता रहता है उससे काफी इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों को डर लगता है। तो कहीं पे गवर्नमेंट को उस चीज से भी लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन कौन कौन सी मांगों को पहनाया जा सकता है हकीकत का अमली जामा? क्या हो सकते हैं इस बजट में बड़े ऐलान? एक नजर उन पर भी। स्मार्ट सिटी को लेकर नए ऐलान संभव है। बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को मिल सकता है बढ़ावा। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर सफाई आने की उम्मीद है। होम लोन पर टैक्स छूट बढ़ने की संभावना है। मेक इन इंडिया को मजबूत बनाने के ठोस फैसले लिए जा सकते हैं। हम ये मानते हैं कि सभी चीजों पर एक पॉजिटिव मूव होगा और उसमें से कुछ चीजें क्लोजर की तरफ बढ़ेंगी। लाइक
अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस पे कुछ एक्शन प्लान तैयार होगा, कुछ डिस्कशन इनिशिएट होगा जो आगे क्लोजर की तरफ उसको लेके जाए। इंटरेस्ट कट के ऊपर इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार होगा कि एटलीस्ट मार्केट में सेंटिमेंट आना शुरू हो कि हाँ, आपकी होम बाइंग डिसीजन में ये चीज आगे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेगी। तीसरा जो मेरा मेन बिंदु है स्मार्ट सिटी का, उसमें कुछ जीरो डाउन प्लान तैयार होगा कि आने वाले आई वुड से नॉट 1 साल बट अगले 5 साल में हमें ये करना है, जिससे कि कुछ ग्रोथ पाथ दिखेगा हमें कि भाई ये ग्रोथ पाथ आगे शुरू हो चुका है। देश में घरों की मांग काफी है और इसे पूरा करने के लिए रियल एस्टेट को सक्षम बनाना है, तो न सिर्फ ठोस फैसले होंगे बल्कि वो प्लेटफॉर्म भी तैयार कर देना होगा जहां डेवलपर्स आसानी से काम कर सके, तो खरीदार बिना किसी डर के मार्केट में पैसा लगा सके। आइए अब देखते हैं कि इस बजट से एक्सपर्ट्स को क्या उम्मीद है। क्या वो भी इस बजट से कुछ अलग हटके उम्मीद कर रहे हैं, या फिर उनको उम्मीद यही है कि हर बार की तरह इस बार भी कॉस्मेटिक बजट आएगा, यानी बनावटी बजट। देखते हैं इस रिपोर्ट में। बजट आने वाला है, उम्मीद बहुत ज़्यादा है और ऐसी कुछ उम्मीद रियल एस्टेट सेक्टर को भी है। मेरे साथ बात करने के फिलहाल क्रेडाई के प्रेसिडेंट मिस्टर रोहित राज मोदी हैं। सर, किस तरह से आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार बजट में, क्या आप लोग देखना चाहते हैं? हमें बहुत उम्मीद है कि ये एनडीए गवर्नमेंट का जो पहला फुल बजट आएगा, इसके अंदर में कंज्यूमर के फ़ायदे की बहुत सारी चीज़ें आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से रियल एस्टेट के ऊपर में को बढ़ावा दिया है, उन्होंने अपने पिछले साल वाली बजट स्पीच में रियल एस्टेट के बारे में काफ़ी कुछ कहा, तो हम ये मानते हैं कि इंडस्ट्री की डिमांड भी है और ऐसा लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर इसको एक्सेप्ट करेंगे कि आज जो होम लोन्स के पर इंटरेस्ट का रिबेट है वो मात्र 2 लाख रुपए का है। ये एक बहुत पुराना मापदंड है और जब उसके बाद से मकानों के दाम बहुत बढ़ गए, तो हमें उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्टर इस बार बजट में इस 2 लाख रुपए के लिमिट को बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक की लिमिट कर देंगे, जिससे कि हिंदुस्तान के अर्बन मेट्रोज में जो 40 लाख, 30 लाख, 50 लाख के मकान खरीदते हैं, उनको अपने होम लोन के ईएमआई में जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है उसका पूरा एग्जेम्पशन मिल सके। रियल एस्टेट सेक्टर जो है बहुत बड़ा सेक्टर है, काफ़ी इसका इन्वॉल्वमेंट है जीडीपी में कंट्री के। तो क्या इस बार आप लोग चाह रहे हैं कि रियल एस्टेट, पर्टिकुलर रियल एस्टेट जो डिमांड कुछ कर रहा हो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ताकि इस सेक्टर में इजीली काम हो पाए, हर एक काम, उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स अगर जानना चाहूँ तो? कि रियल एस्टेट अपने आप में 5.5% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है और एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और खासकर अनस्किल्ड एंड अनएजुकेटेड लेबर फोर्स का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। इस बेसिस पे हमारा ये मानना है कि अगर हिंदुस्तान में जैसा हमारे प्रधानमंत्री साहब चाहते हैं कि 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रियल एस्टेट को बहुत बढ़ावा मिले, हाउसिंग को बहुत बढ़ावा मिले, और उसके लिए हम लोगों ने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से ये बात की भी रिक्वेस्ट रखी है एज इंडस्ट्री कि सेक्शन 80IA के तहत हाउसिंग को, रियल एस्टेट को, खासकर उसमें हाउसिंग को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, उस जिसके कारण कि जो आज फंडिंग मिलती है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बैंक लोन्स मिलते हैं, उसमें आसानी हो सके, उसके इंटरेस्ट कॉस्ट में गिरावट आ सके, जिससे कि अल्टीमेटली मकान सस्ते बन सकेंगे। मोदी गवर्नमेंट ने शुरुआत से ही मकान लोगों को तो पहुंचाने के लिए, लोगों को देने के लिए कई सारे बातें कही हैं, लेकिन पिछला 1 साल देखिए तो अभी तक जितने भी फैसले रहे मोदी गवर्नमेंट के, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म्स के लिए रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीद करनी चाहिए सेक्टर को? बिल्कुल करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाउसिंग फॉर ऑल का जो विजन दिया है कि 2022 तक में हाउसिंग फॉर ऑल, और उसमें वो सीरियस हैं, ये इस बात से जाहिर होता है कि अभी तक प्रधानमंत्री ने स्वयं 3 मीटिंग्स इस पर चेयर करी हैं और हाउसिंग फॉर ऑल पर कैबिनेट से जल्दी ही उम्मीद है कि उसकी भी पॉलिसी क्लियर होकर के आ जाएगी। तो ये दिखाता है कि ये सरकार काफ़ी सीरियस है इस बारे में कि वो हाउसिंग फॉर ऑल सबके लिए पूरा करे। 11 करोड़ मकानों की आवश्यकता है और ये फिगर असंभव तो नहीं है लेकिन बहुत कठिन है, और इसको अचीव करने के लिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिल करके काम करना पड़ेगा। हमें बहुत उम्मीद है कि मोदी सरकार अपनी इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो 3 मेजर स्तंभ हैं मकान को अफोर्डेबल बनाने के लिए, सस्ती ज़मीन, परमिशन, आसान परमिशन, जल्द परमिशन, और तीसरी
कि फंडिंग के कॉस्ट में गिरावट, इन तीनों पर काम करेगी, जिससे कि अल्टीमेटली मकान सस्ते और जल्द से जल्द बन करके लोगों को मिल सके। अगला जो सवाल है, हालांकि डायरेक्टली इन्वॉल्व रियल एस्टेट से नहीं है, लेकिन जो दिल्ली में बीजेपी की स्थिति हुई है, क्या लगता है कि उसका असर बजट पे भी पड़ेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? मुझे नहीं लगता है कि एक छोटा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का विषय कंट्री के बजट को इतना इम्पैक्ट करता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई दिल्ली में बीजेपी की हार या आम आदमी पार्टी की जीत से बजट के ऊपर में उसका कोई इम्पैक्ट होगा। तो कुल मिला के उम्मीद जो है क्रेडाई को भी बहुत ज्यादा है इस बजट से, और खास करके तब जब मोदी गवर्नमेंट है, क्योंकि लगातार मोदी सरकार की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि हर शख्स को घर देना है, और उसके लिए कोशिश तभी होगा जब चीजें सहूलियत के हिसाब से, डेवलपर्स के हिसाब से किए जाएंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या फिर दूसरे सेक्टर में काम करने की बात जिसे मोदी सरकार लगातार करती रही है।